इग्नू यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर चुकी तृष्णा चौधरी जी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में एसोसिएट मेंबर होने के साथ साथ फेडरल मोगल मोटर पार्ट्स इंडिया लिमिटेड में कंप्लायंस प्रोफेशनल भी हैं। अपनी अद्वितीय प्रतिभा के कारण उन्हें पोल्का डॉट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेड स्क्वायर स्ट्रैटेजीज LLP में वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर चुना गया है। माँ फाउंडेशन की गौरवशाली सेक्रेटरी तृष्णा चौधरी जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं CS तृष्णा चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कहीं भी सुनते हैं तो हमें ये बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, बट ये बहुत ही मज़ेदार है फ्रेंड्स। और आज जब हम ये पूरा सेशन लेंगे ना तो आई एम श्योर कि आपके भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, आपको भी इसको पढ़ने में, सुनने में और समझने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जब हम बोलते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है। क्या ये हमारी जो गोल्ड प्रॉपर्टी है, हमारी जो बिल्डिंग्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, इससे अलग तरह की प्रॉपर्टी होती है? यस, ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें आप अपना ब्रेन यूज करके, अपने हार्ड वर्क यूज करके, अपनी क्रिएटिविटी यूज करके बनाते हैं। देखिए ये सब भी तो आपका मेहनत है ना, ये भी तो एक वैल्यूएबल अपनी एसेट्स हैं। तो इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? इन्हें हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। और इससे भी आपको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपकी जैसे प्रॉपर्टी होगी, आप बोलेंगे मैम मेरे पास घर है, लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, कार है, गोल्ड है, तो इन सब प्रॉपर्टीज को आप कैसे यूज करते हैं? आप इन सारी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करते हैं, अपना एक्सक्लूसिव यूज करते हैं। इन प्रॉपर्टी को सिर्फ आप यूज करते हैं या आप अपने किसी फ्रेंड को यूज करने के लिए अगर देते हैं, अपने बच्चों को आप उनको दे देते हैं, या आपको जब भी जरूरत होती है तो आपको लगता है कि यार मेरे पास तो स्पेयर में प्रॉपर्टी पड़ी है, मैं इसको लेट आउट कर देता हूँ, इसको रेंट पे दे देता हूँ, राइट? तो उससे आपको क्या होता है? रेंटल इनकम प्राप्त होती है। इसी प्रकार आप इन प्रॉपर्टी को, जो ये आपने अपने ब्रेन से बनाई है, जो आपने अपनी मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से बनाई है, इस प्रॉपर्टी को भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है कि इस प्रॉपर्टी को, देखिए अगर आपके घर की कोई प्रॉपर्टी है तो आप वहां पे लॉक लगा सकते हैं, राइट? ताकि कोई ट्रेजपास ना करे, कोई आपकी प्रॉपर्टी में अनऑथराइज तरीके से ना आए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपका अगर कोई बिजनेस है, उस बिजनेस का जो नाम है, मान लीजिए आपकी लोकेलिटी में, आपके स्टेट में आपने बहुत बड़ा नाम डेवलप किया हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन अगर उसे कोई और पर्सन यूज कर रहा है तो आप उसे कैसे रोकेंगे? आपने कभी सोचा है कि आप उसको, उसके अगेंस्ट कैसे एक्शन लेंगे और ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये नाम सिर्फ आपसे बिलोंग करता है? तो इन्हीं सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। सो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या होता है दोस्त? कि अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें ट्रेडमार्क की कैटेगरी में आ सकती हैं, जैसे अगर हम बात करें कोई वर्ड है, मान लीजिए जैसे हमने बोला हल्दीराम, ठीक है, बीकानेर, ये वर्ड जो हम सुनते हैं, अब हमें आदत होगी अच्छा ये तो ब्रांड है, लेकिन इन्हें ब्रांड किसने बनाया? इनकी जो मेहनत थी, इनकी जो क्वालिटी थी, ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स हम इनकी क्वालिटी को देखते आए हैं, तो हमें एक बिलीव है कि हाँ नहीं यार ये यहाँ का है, हल्दीराम है, ये नेचुरल्स है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ब्रांड जो रजिस्टर्ड ब्रांड हैं और आप उन पे रिलाई करते हैं। अगर आपको शूज लेने जाना हो तो आप बोलते हो मुझे नाइकी के शूज चाहिए, मुझे रिबॉक ही चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उनकी क्वालिटी को टेस्टिफाई किया हुआ है, आपको लगता है, आपका एक फेथ है उसके ऊपर, आप उसी को कंटिन्यू करना चाहते हो, राइट? ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर कुछ चीजें ऐसे आप सुनते हो कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, जब मैंने ऐसा बोला तो आपके दिमाग में सडनली क्या आ गया? रिलायंस का नाम आ गया, राइट? आई एम लविंग इट। अब मैंने इसके आगे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आप समझ गए कि मैम तो मैकडोनल्ड की टैगलाइन बोल रही है। तो ये जो टैगलाइन है इट्स ओनली बिलोंग्स टू रिलायंस और मैकडोनल्ड, तो इसे कोई और यूज नहीं कर सकता। क्यों यूज नहीं कर सकता? क्योंकि उन्होंने इस पे अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, कुछ लोगोज होते हैं, आपने देखा होगा BMW का अपना लोगो है, या किसी भी आप ब्रांड का नाम देखें, ज़ारा का देखिए, किसी भी चीज का देखें, अपना एक पर्टिकुलर लोगो होता है जिसे देख के ही आप समझ जाते हो कि हाँ ये हमारा ये वाला पर्टिकुलर ब्रांड है। अगर हम बात करें डिजाइन्स के ऊपर, डिजाइन्स भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में आती हैं,
जैसे हम बोलते हैं कोका कोला की जो बॉटल का डिजाइन है वो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ठीक है। तो आप उसकी बॉटल के शेप को कॉपी नहीं कर सकते। जैसे ताज होटल है, ताज होटल की जो बिल्डिंग का नक्शा है, जो जिस तरीके से वो डिजाइन बना हुआ है वो भी रजिस्टर्ड है, आप उसे कॉपी नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल उसका रेप्लिका क्रिएट नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो उनका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट वो उनके पास पूरा राइट होगा कि वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सके। अगर हम बात करें इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन, अगर आपका कोई वर्ड भी है, लोगो भी है, इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि आप किसी स्मेल को, आप किसी साउंड को, जैसे नोकिया की ट्यून है ना, तो वो जो पर्टिकुलर ट्यून है उन्होंने वो रजिस्टर्ड किया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई और उसको वो कर सकता है, ठीक है। सिर्फ उनकी ही कंपनी जिनको ऑथराइज करती है वही उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको थोड़ा समझ में आया कि ट्रेडमार्क जब हम बोलते हैं तो ट्रेडमार्क की कुछ कुछ कैटेगरीज होती हैं कि क्या क्या चीजें ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड हो सकती हैं। अगर हम बात करें कि ट्रेडमार्क बेसिकली क्यों कराना चाहिए, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जैसे सब लोगों ने, दोस्तों ने नाम सुना होगा मुरथल। अब आप मुरथल जाते हो, मुरथल के परांठे आपने सुने, वहां पे एक पर्टिकुलर ढाबा है सुखदेव, उन्होंने ये बनाया, राइट। अब उन्होंने इतनी मेहनत करके इतने सालों में अपना एक नाम बनाया, वहीं पे पास में ही किसी ने सोचा कि यार इसका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं भी इससे मिलता जुलता हुआ नाम कोई रख लेता हूँ, ठीक है। अगर वो वैसा ही कुछ मिलता जुलता नाम, जैसे मान लो अगर किसी की ब्रांड का नाम है बिट्टू टिक्की वाला और किसी ने रख दिया किट्टू टिक्की वाला, तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो अब उसने क्या किया, उसने इस चीज को बचने के लिए क्या किया, अपने आप को ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड कराया। लेकिन मैम अभी तो आपने मुझे जितनी बातें बताई वो सारे गुड्स के बारे में या कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया कि मेरा होटल हो, ढाबा हो, ये सब चीजों, क्या मैं सर्विसेज के लिए भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ? बिल्कुल, आप ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रेशन है वो गुड्स के लिए भी करा सकते हैं, सर्विसेज के लिए भी करा सकते हैं। अगर आप देखिए जैसे सिटी बैंक है, तो सिटी बैंक ने अपना नेम रजिस्टर करा रखा है, लेकिन वो क्या कोई सामान बेचता है? नहीं, वो क्या कर रहे हैं, बैंकिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, राइट। इसी तरीके से अगर आप कोई सर्विसेज देते हैं, कोई कंसल्टेंसीज देते हैं, कोई भी लीगल सर्विसेज, कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो भी आप अपने ब्रांड को, अपने नाम को, अपने लोगो को, अपनी पर्टिकुलर उस आइडिया को, जो भी चीज आप कर रहे हो उसको आप रजिस्टर करा सकते हो ट्रेडमार्क में। जो भी कैटेगरीज मैंने अभी आपको बताई वो सब आप रजिस्टर करा सकते हो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि अगर हम ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने ट्रेडमार्क के बारे में बात किया कि अगर बिट्टू टिक्की वाला तो किट्टू टिक्की वाला। अब मैम मैं बिट्टू थोड़ी हूं, मैं तो किट्टू हूं या मैं तो जीतू हूं, तो मेरा नाम तो रजिस्टर हो सकता है। लेकिन नहीं, जो डिपार्टमेंट है जब वो आप उसको एप्लीकेशन दोगे तो वो असेस करता है कि नहीं, अगर मैं ऐसा कोई मिलता जुलता नाम इसको दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो जिसका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसके साथ गलत होगा, ठीक है। तो जब भी आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने चाहते हैं ना फ्रेंड्स, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको एक प्रॉपर सर्च करा लेना चाहिए। इट इज वेरी इजी। अगर आप IP-India.gov.in पे जाएंगे, वहां जाकर आप सर्च कर सकते हैं। इनकी पर्टिकुलर क्लासेस होती हैं, 45 क्लासेस होती हैं, जिसमें आपके सारे कैटेगराइजेशन दिया होता है कि कौन कौन सी क्लासेस में आपका फॉल करता है। मान लीजिए अगर आप एक पर्टिकुलर काम करते हैं लेकिन वो 2-3 कैटेगरी में जा रहा है, मान लीजिए आप केटरिंग भी करते हो, आप इवेंट भी होस्ट करते हो, आपका अपने पर्सनल आउटलेट्स भी है, तो वो 2-3 कैटेगरी में आ जाएगा। अब अगर जब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे, अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तो आप हमेशा नोट करके रखना, अपनी क्लासेस देखिए, क्योंकि आपने अगर मान लीजिए सिर्फ एक क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपकी जो प्रोटेक्शन है वो भी आपको सिर्फ एक ही क्लास के लिए मिलेगी। अगर उससे मिलता जुलता कोई अगर दूसरी क्लास के लिए अप्लाई करेगा तो उसको वो दे दिया जाएगा। तो जितने ये बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो मैक्सिमम जो भी उनकी क्लास अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिट कर रही होती है तो वो उन सब क्लासेस को अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें इतना सोचना क्या है, मैं तो फिर ज्यादातर जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी मैं सब में डाल दूंगा। उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो भी क्लास आप चूज करोगे उसमें सब पे आपकी एक अलग एप्लीकेशन फीस होगी, मतलब हर क्लास को आपकी एक सेपरेट एप्लीकेशन माना जाएगा। इनफैक्ट आपके पास अगर लोगो है और वर्ड है तो ये दोनों आपकी 2 एप्लीकेशन हो गई, आपका वर्ड वाला भी और आपका लोगो वाला भी। तो दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फीस पे करना पड़ेगा, सेपरेट फीस।
तो मान लीजिए अगर आप एक फर्म है या आप एक कंपनी है, आपने एमएसएमई में रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है ना एग्जाम्पल, तो अगर आपकी मान लीजिए 4500 आपकी फीस है तो वो 45 मल्टीप्लाई हो जाएगी जितनी भी क्लासेस में आप डालेंगे और जितनी बार आप लोगो या वर्ड के लिए अप्लाई करेंगे। तो वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि आपको कॉस्ट के हिसाब से देख के चलना पड़ता है कि आप कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने करा दिया तो आगे जाकर मैं अपनी कोई क्लास चेंज नहीं कर सकती या और किसी क्लास में नहीं ऐड कर सकती, तो आगे जाके भी अपनी क्लास को आप ऐड कर सकते हो। बट मेरा कहने का पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मैंने एक क्लास में अगर अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को रजिस्टर्ड किया है तो मुझे ओवरऑल सब क्लासेस में प्रोटेक्शन होगी, क्योंकि बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं या आपको ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर पाएंगे कि आपको हर क्लास में प्रोटेक्ट होना, मतलब जो भी आपके पर्टिकुलर सेगमेंट की क्लास है उसमें आपका प्रोटेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जैसे हमने ये बात किया कि मिलता जुलता वो आपका नाम नहीं होना चाहिए, आपका एक आइडेंटिफिकेशन अलग आना चाहिए और आप उसके रियल ऑनर हैं, आपसे ही बिलोंग करता है। ये सबसे मेजर कंसर्न होता है जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके फेवर में भी है और पब्लिक के फेवर में भी है। मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके दे देती हूँ कैसे। ठीक है, मैंने अगर मान लीजिए आज एक ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, अब गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये मेरा ही ब्रांड है या मैं इसको बना रही हूँ, सिर्फ मैं ही बना रही हूँ। ये भी तो हो सकता है कि मेरा एक दोस्त है, उसका ये ब्रांड था लेकिन उसके दिमाग में ये आइडिया नहीं आया कि मुझे इसको रजिस्टर्ड करा देना चाहिए। मैंने उसके पूरे आइडिया को सुना, समझा और मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत चतुर चालाक निकली और मैंने बोला एक काम करती हूँ, इसको आइडिया आए रजिस्टर करने का, इससे पहले मैं जाके डिपार्टमेंट में इसको रजिस्टर करा लेती हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब मैं अपनी एप्लीकेशन को डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराऊंगी तो डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि वो मुझ पे एकदम से ट्रस्ट कर लेगा, वो मेरे डॉक्यूमेंट्स को देखेगा। और अगर मैं उसे बोलूंगी कि दो कैटेगरी होती है कि मैं इसको आगे यूज करने वाली हूँ, मैं ये प्रोडक्ट बनाने वाली हूँ, मैं ये सर्विसेज देने वाली हूँ, या ये वाला मैं ब्रांड यूज करने वाली हूँ, या फिर मैं ऑलरेडी अगर ये क्लेम कर रही हूँ कि मैं तो सर 10 साल से कर रही हूँ, ये आप किसी से भी पता कर लीजिए मैं 10 साल से कर रही हूँ, तो वहां पे मुझे एफिडेविट्स लगाने पड़ेंगे, प्रूफ लगाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। और जब डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड हो जाता है आपकी एप्लीकेशन को, प्राइमा फेसिया वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो ऑब्जेक्शंस के लिए जर्नल में डालता है। तब पब्लिक एट लार्ज उसके अगेंस्ट में अगर उनको लगता है कि नहीं, अब आप देखते हो पब्लिक जर्नल के अंदर कि अरे यार ये तो मेरा ब्रांड था, ये तो कोई और रजिस्टर कराने जा रहा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। और इनफैक्ट 1-2 दिन की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, पूरा 3-3 महीने का टाइम पीरियड होता है कि आप कभी भी जाके उसको अपोज कर सकते हो और आप अपना पक्ष रख सकते हो। मान लीजिए मैंने अपने फ्रेंड का आइडिया चुराया था, मेरे फ्रेंड को पता चल गया जर्नल में देखकर कि अरे तृष्णा ने तो मेरा आइडिया चुरा कर रजिस्टर कराया है, तो वो जाएगा और वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा कि ये एक्चुअल में उनका नहीं, मेरा नहीं, उनका आइडिया था, तो वो उसके प्रूफ्स देंगे और फिर डिपार्टमेंट मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। तो आप ये सोचिए कि ये आपके बेनिफिट के लिए भी कल को, क्योंकि आपने जो रजिस्टर किया होगा वो आपके साथ भी कुछ गलत कर सकते हैं, तो आप अपना चेक कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो होता है पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में इसको रखती है। अब अगर हम आगे बात करें कि ट्रेडमार्क, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हम प्रोफेशनल्स के पास आता है कि हमने एप्लीकेशन लगा दिया। अब जैसे ही किसी ने ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन लगाई तो जो कंपनीज होती हैं, क्लाइंट होते हैं, वो बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं कि मैम कब आएगा मेरा ट्रेडमार्क, कब आएगा मेरा ट्रेडमार्क। तो आज मैं इस माध्यम से आप सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं तो मैंने आपको बताया ना कि वो एक्सेप्ट करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, ऑब्जेक्शंस देंगे, प्लस अगर वो एक्सेप्ट भी हो जाती है तो भी वो जर्नल में, तो उनका एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड होता है जिसको गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट फॉलो करता है। बट मीनवाइल आप क्या कर सकते हैं कि देखिए जैसे ये टीएम आपको दिखाई दे रहा है सर्कल के अंदर, जैसे ही आपने अपनी एप्लीकेशन को डिपार्टमेंट में सबमिट किया, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया, उसके बाद आप ये यूज कर सकते हैं। इस मार्क का मतलब ये है, जब भी आप ये मार्क देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो इसका मतलब अभी एप्लीकेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है, आपने डिपार्टमेंट में सबमिट कर दी है। अब एसएम का मतलब क्या होगा, ये सर्विसेज से रिलेटेड है, जो टीएम है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो एसएम है वो सर्विसेज से रिलेटेड है। अब अगर हम बात करें ये आर, मैम ये आर का क्या फंडा है, तो ये जो आर होता है ये फाइनल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, यानी कि जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो सारा पीरियड निकल गया है, जो एप्लीकेशन में आपने सबमिट किया, एप्लीकेशन को एग्जामिन किया गया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, जब फाइनल आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद आप टीएम यूज नहीं करेंगे, तब आप आर यूज करेंगे।
ओके, सो अब आपको पता चल गया कि आपको अगर एप्लीकेशन बना दी है, लगा दी है, सबमिट कर दी, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया है, तो आपको टीएम या एसएम यूज करना है। और अगर आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो चुकी है, आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, तब आप तो अभी जब भी आप कभी किसी प्रोडक्ट के पास देखेंगे, अगर आप सुबह से शाम तक कुछ भी खाते हैं, मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल देख रहे हो, तो आप हमेशा देखना उसके ऊपर आर बना हुआ है या टीएम बना हुआ है या एसएम बना हुआ है, तो आपको पता चलेगा ये कौन सी कैटेगरी में आपकी जो सर्विस है वो फॉलो कर रही है, जिस ब्रांड को आप पर्टिकुलरली फॉलो कर रहे हो। अब हम बात करते हैं कि मैम ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है? क्या ये मैं कर सकता हूँ एज ए इंडिविजुअल? मैं इसको कर सकता हूँ? यस, एज ए इंडिविजुअल कोई भी पर्सन इसको कर सकता है। प्लस अगर आपका कोई जॉइंट ऑनर है, आप फ्रेंड्स, आप दोनों ने मिलके कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप दोनों मिलके एप्लीकेशन लगा सकते हो। प्रोपाइटर आप हो, प्रोपाइटर फर्म है आपकी, वो भी आप कर सकते हो एज अ पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, कोई भी कैटेगरी, एवरीवन इज ओपन कि आप आके अपना प्रोडक्ट या सर्विस को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। लेकिन जस्ट ये रहता है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपकी जो फीस आएगी वो 9,000 रुपीज हो जाती है। अगर आपने अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आपको वहां पे उद्यम एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो वहां पे आपको थोड़ा एग्जम्पशन मिल जाता है, वहां पे आपकी फीस जो होती है वो 4500 हो जाती है, राइट। तो वहां पे आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके थोड़े वेरी करेंगे, रेस्ट और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब हम बात करते हैं इसका टाइम पीरियड कि मैम एक बार मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा दिया, मुझे फाइनल सर्टिफिकेट मिल गया, तो क्या इसके बाद मुझे फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया हमेशा के लिए? तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। आपको ट्रेडमार्क जब आप रजिस्टर करते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो सब कैटेगरीज हैं, सबके जो टाइम पीरियड्स होते हैं वो अलग अलग प्रिस्क्राइब्ड है। जैसे कॉपीराइट में अलग है, पेटेंट के अंदर अलग है और ट्रेडमार्क में अंदर अलग है। तो जो ट्रेडमार्क के लिए टाइमलाइन, जो प्रोटेक्शन आपको प्रिस्क्राइब्ड की गई है वो है 10 ईयर्स। तो जिस दिन से आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मिलता है उससे 10 साल तक आपको प्रोटेक्शन मिलती है। 10 ईयर्स तक आपका जो वो है, आपको जो प्रोटेक्शन दी गई है वो 10 ईयर्स दी गई है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि कोई भी आपके जो राइट्स हैं उनको इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है। अगर कोई भी आपके राइट्स को पास करता है तो आप उसके अगेंस्ट पे लीगल एक्शन ले सकते हो और आपका हैंड अपर हैंड रहेगा, क्योंकि आपके पास अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। तो आप उसका सर्टिफिकेट, आप उसके प्रूफ दिखा सकते हो, दैट इज बिलोंग्स टू यू। और जो दूसरा पर्सन है उसको वो अनलीगली वो यूज नहीं कर रहा है, इलीगल यूज कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट पे एक्शन ले सकते हो, राइट। अब हम बात करते हैं कि मैम ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होगा कैसे, क्योंकि आपकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद मैंने ये तो माइंड मेकअप कर लिया कि यस, मुझे अपना जो भी मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, जो भी मेरा अपना नेम है, नेम मतलब आपका नाम नहीं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है, आपका जो भी लोगो है उसको आप रजिस्टर कराना चाहते हो। तो अब आप उसके लिए क्या करोगे? आजकल हर चीज जो है हम जानते हैं कि ऑनलाइन है, सब कुछ बहुत स्मूथ हो गया है, कन्वीनियंट हो गया है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो टाइमलाइंस है वो गवर्नमेंट ने बहुत स्पीड अप कर दिया है। तो अभी आप अगर इसको ऑनलाइन जाके, जैसे मैंने अभी आपको वेबसाइट का नाम भी बताया था कि आप इस पे, अगर नॉर्मल आपको वेबसाइट का नाम भी याद नहीं रहता ना, आप सीधा जाके गूगल पे भी डालोगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना है आपको, तो वहां पे आपको फर्स्ट या सेकंड उसमें दिख जाएगा, ऑप्शन में दिख जाएगा कि ip.india.gov.in करके आएगा, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। वहां पे सबसे पहले आप सर्च कर सकते हैं कि अगर जो नाम आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव लग रहा है, हो सकता है शायद वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, क्योंकि इतने जरूरी तो नहीं कि हम सारे ब्रांड्स के बारे में, सारे नाम जितने भी रजिस्टर्ड हैं सबके बारे में हमें नॉलेज हो। तो आपको क्या करना है, बेसिकली उसमें अपना नाम डालना है, प्लस उसको सर्च करना है, ठीक है। क्लासेस के अंदर भी जाके देखना है कि आप कौन सी क्लासेस में, जो भी क्लासेस के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आपको एक आइडिया हो गया है। इसकी पूरी कंप्लीट लिस्ट आपको वहां पे मिल जाती है, तो आपको उसके लिए भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उस सर्च में जाके देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी जो क्लासेस है वो आप पे फॉल करती हैं। उन क्लासेस में आप जाइए, पर्टिकुलर अपना वो नाम या वो लोगो इमेज डालिए, प्लस अपना सर्च में अपना क्लास डालिए, सर्च करिए, और फिर आपको पता चलेगा कि कितनी एप्लीकेशन, अब जो एप्लीकेशंस आएंगे अगर वो रजिस्टर्ड होंगी तो वो बता देगा, अगर वो अंडर प्रोसेस होंगी वो बता देगा, अगर उसके कोई रिजेक्ट हुई है वैसी ही एप्लीकेशन तो वो भी, उनके भी स्टेटस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना होता है
कि आपने अपना जो भी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन है उसमें आपको ऑनलाइन साइट पे जाना है और उसके बाद वहां पर देखिए, अगर दो चीजें हैं, या तो आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आप खुद करते हैं तो भी आपको क्लास 3 आपका डीएससी की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप इसे किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट के थ्रू करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। ट्रेडमार्क एजेंट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर्स हैं, इनके पास अपने रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवा रखे होते हैं, अपने ऑथराइज पर्सन होते हैं, तो उनके थ्रू भी आप करवा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो एक तो आपकी पता है आप पूरा अप्लाई कर रहे हो, आपने प्रॉपर सर्च किया है या नहीं, वो आपके लिए बेटर सर्च करके आपको बता देंगे कि आपका जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होने की कितनी पॉसिबिलिटी है और कितनी पॉसिबिलिटी नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि जब आपका मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन है तो डिपार्टमेंट में रिप्लाई सबमिट करना है, या वहां पे शोकास हियरिंग हो रही है, वहां पे जाके आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो वो लोगों का डे टू डे बेसिस पे काम होता है, तो आई थिंक वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है एज कंपेयर टू कि अगर हम खुद ये चीजें करने लगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, ये जो प्रोसेस है ये एक ब्रॉड प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जस्ट आपने फाइल एप्लीकेशन को फाइल किया, उसके बाद डिपार्टमेंट क्या करता है। देखिए मैं आपको जैसे समझाती हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को फाइल किया, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, प्लस अगर आप मान लीजिए किसी अटॉर्नी के थ्रू अपने किसी ट्रेडमार्क एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो आपने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया होगा उस डॉक्यूमेंट के थ्रू। आप अगर कह रहे हैं कि ये आप ट्रेडमार्क पहले से यूज करते आ रहे हैं, मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मैं 15-20 साल से इसको यूज कर रही हूँ, तो मुझे वो प्रूफ करना पड़ेगा। मैं प्रूफ कैसे करूंगी कि मेरे पास कुछ फोटोज होंगे, मेरे पास कुछ इनवॉइसेस होंगे, मेरे पास कुछ बैंक की स्टेटमेंट्स होंगी, या कुछ डॉक्यूमेंट, अगर मान लीजिए मैंने कोई गवर्नमेंट के टेंडर्स लिए थे इस नाम पर या इस सर्विसेज पर, तो वो सारे मार्क होंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट उसको असेस करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, आपने जैसे एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी। आपको इसमें पेमेंट भी करनी होती है, तो आपने जैसे पेमेंट कर दिया आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिली। एक्नॉलेजमेंट में आपका एक एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, राइट। उस एप्लीकेशन नंबर को आपको हमेशा सेव करके रखना है। अगर कभी भी आप अपना स्टेटस देखना चाहते हैं कि अभी मेरी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, क्या वो एक्सेप्ट हो गई है, क्या उस पर कोई ऑब्जेक्शन आ गया है, क्या वो शोकास हियरिंग के लिए है, तो ये सब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन आप जाइए, ई रजिस्ट्रार सर्विसेज करके आता है, गूगल कीजिए ई रजिस्ट्रार, आप उस पर क्लिक कीजिए, अपनी एप्लीकेशन नंबर डालिए, सर्च कीजिए, आपको स्टेटस मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ सब कुछ ऑनलाइन है, ईजी है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप इजिली इसको वन गो में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आपने क्या किया, उन्होंने डिपार्टमेंट ने आपकी एप्लीकेशन को गो थ्रू किया, तो उन्हें लग रहा है कि हाँ ठीक है, या तो दो चीजें होंगी, या तो वो विदाउट ऑब्जेक्शन उसको एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर वो ऑब्जेक्शन देगा, उसको लगेगा नहीं नहीं ये बहुत ही जेनरिक सा नेम आ रहा है, नहीं नहीं इस नाम से तो ऑलरेडी हमारे पास इतनी रजिस्टर्ड है, इस नाम को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्शंस दे देगा। जब वो ऑब्जेक्शंस देते हैं तो आपको एक कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने टाइम पीरियड में आपको अपना रिप्लाई सबमिट करना है। आप उस टाइम पीरियड में अपना रिप्लाई सबमिट करते हैं। अब उसके बाद भी हो सकता है डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड हो या डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड ना हो, तो वो क्या करेगा, अगर नहीं होगा तो वो एक शोकास हियरिंग लगा देगा आपके लिए, और उस पे आपको अपेयर होना होगा। ठीक है, जैसे कि आपकी नॉर्मल कोर्ट हियरिंग होती है वैसे ही आप वहां पर जाएंगे, आपके प्रोफेशनल्स उनको बताएंगे कि ये रीजन है, हमें ये क्यों मिलना चाहिए, और जितने भी एविडेंसरी प्रूफ होंगे वो सारी चीजें वहां पे प्रोड्यूस कर देंगे। तो उसके बाद भी क्या होगा, या तो वो रिफ्यूज कर देगा रजिस्ट्रेशन से, या फिर अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है, कर देता है, तो उसके बाद ये एडवर्टाइज होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जर्नल के अंदर एडवर्टाइज होता है। एडवर्टाइज होने के बाद भी क्या होगा, अब वेट किया जाएगा, क्या कोई पब्लिक एट लार्ज में से किसी का ऐसा तो नहीं इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तो वो पर्सन सामने आएगा, या तो वो अपोज्ड होगी या वो अपोज्ड नहीं होगी, और अगर वो अपोज नहीं होती है तो फिर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इशू कर देगा। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 10 ईयर्स बाद, 10 ईयर्स लेटर फिर आपको दोबारा से रिन्यूअल के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बताया कि क्या स्टेजेस है, कि किन स्टेजेस में से आपकी एप्लीकेशन जाती है। इसमें से आप मान के चलिए कम से कम 5-6 महीने आपके निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो टीएम और सर्कल वाला मैंने आपको ऑप्शन दिया था, जैसे आपने एप्लीकेशन सबमिट की है आप टीएम सर्कल में यूज करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और जैसे ही आपका आ जाएगा
मान लीजिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है, तो उसके बाद आप अपना रजिस्टर्ड वाला आर आप लगा सकते हैं, ठीक है। और 10 साल बाद आप उसको रिन्यूअल कर सकते हैं। अगर आप रिन्यूअल नहीं करेंगे तो लैप्स हो जाएगा और फिर किसी और का राइट अराइज हो जाएगा। अगर कोई और उसको करना चाहेगा तो उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने ये बात किया। अब हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो कि डॉक्यूमेंट में हमारा जो इम्पोर्टेंट होता है कि जिस भी आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका क्लासिफिकेशन क्या है, कि आप कौन सी वाली क्लास से जा रहे हैं, और अभी आप एज अ इंडिविजुअल, एज अ प्रोपाइटर आप रजिस्टर कर रहे हैं, या फिर आप एज अ क्या कहते हैं कंपनी उसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक इंडिविजुअल के थ्रू जा रहे हैं तो आपके जो भी जैसे आईडी प्रूफ्स हैं, या फिर आपके जो भी प्रोपाइटर में भी आपका सेम वही रहता है। अब देखिए, सबसे पहले जैसे आपका कॉपी ऑफ द लोगो या आपका क्या कहते हैं जो भी वर्ड मार्क होगा, तो वो प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। अगर लोगो भी आपके पास है तो वो प्रेफरेबल होता है कि हाँ, आपको लोगो को यूज करना चाहिए। और जो भी आपका लोगो क्रिएटिव सा है वो मतलब किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए आपका खुद का लोगो। जब हम बात करते हैं जो भी आपने डिजाइन या आपने कुछ भी मार्क बना रखा होता है, हम वो वाली बात कर रहे हैं। अगर वो नहीं है तो सिर्फ वर्ड है तो वर्ड से आप जा सकते हैं, फिर वर्ड मार्क आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो को डिवाइस बोला जाता है, राइट। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना और आप ऑप्शंस देखेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप वर्ड मार्क कर रहे हैं या डिवाइस कर रहे हैं। तो डिवाइस मतलब ये जो हम लोगो आम भाषा में बोलते हैं, ये वो वाली चीज है, ठीक है। अगर मैंने जैसे आपको बताया था कि आप किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो फिर आप उसको एक अथॉरिटी देंगे, ठीक है, पावर अथॉरिटी के थ्रू करेंगे। और बाकी तो आपका जो एज अ इंडिविजुअल आपका आधार कार्ड है, आपके जो रेजिडेंस प्रूफ है, वो वाले आप उसमें लगाएंगे। तो डॉक्यूमेंट का इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें जो फॉर्म यूज होता है वो टीएम फॉर्म होता है, TM4 होता है। आप जब ट्रेडमार्क के साइट पे जाएंगे, ट्रेडमार्क पे वहां पे फॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, उस फॉर्म पे ऑनलाइन आप जाके सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे दे रखी होती है, उसके हिसाब से आप उसमें इन्फॉर्मेशन फिल करते जाइए और आपको सेव नेक्स्ट करके उसे आप वो कर दीजिए। पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कर देते हैं, एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर LLP के बारे में बात करते हैं तो LLP में क्या होगा, LLP या पार्टनरशिप के बारे में। तो जैसे हम जानते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। और या फिर अगर आपका पार्टनरशिप वैसी वाली पार्टनरशिप है तो उसमें भी आपका देखा जाएगा कि अगर आपके पास उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप वो डालेंगे, प्लस आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या पार्टनरशिप डीड जो भी है वो आप डालेंगे। ID प्रूफ ऑफ सिग्नेटरीज, जो भी आपके पार्टनर्स हैं या कंपनी में जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनकी जाएगा। और एड्रेस प्रूफ ऑफ सिग्नेटरी, तो ये आप डालेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और अगर कोई और केस है तो उसमें भी, जैसे मान लो कंपनी का केस है तो सिन नंबर है आपका, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो आप डालेंगे। ID प्रूफ सिग्नेटरी, एड्रेस प्रूफ, अगर आप अटॉर्नी के थ्रू, एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो ये सारी चीजें आप डालेंगे, ठीक है। तो आई गेस कि आपको ये पूरा सेशन अभी जो हमने ट्रेडमार्क के ऊपर डिस्कस किया, तो आपको ट्रेडमार्क के ऊपर अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी कि जो ट्रेडमार्क है वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी मार्क हो सकता है, कोई भी डिजाइन हो सकता है, कोई भी लोगो हो सकता है, डिजाइन, शेप, स्मेल, कुछ भी अलग सा, ठीक है। और ये कराना क्यों जरूरी है वो भी आपको समझ में आ गया। एक चीज जो हम शायद अभी हम डिस्कस, जो मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था उसके ऊपर मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि आपकी जैसे प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी को क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे, ठीक है, आप उसे असाइन कर रहे थे। ऐसे ही आप अपनी जो लेट आउट करके अगर प्रॉपर्टी को रेंट देके पैसा कमा रहे थे, ऐसे ही अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर है, अगर आपने देखा होगा कोई भी ब्रांड होता है तो आपने उसके बहुत सारे आउटलेट देखे होंगे, तो ये सारे आउटलेट किसी एक पर्सन के नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। अब ये जो फ्रेंचाइजी वर्ड है ये क्या है, ये एक तरीके से वही असाइनमेंट है ना कि हमने जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ऑनर है उससे हमने एक एग्रीमेंट कर लिया है कि आप हमें अलाउ कीजिए कि हम आपके ब्रांड को यूज करके अपना एक आउटलेट यहाँ पे बना सके। अब ऐसा करने के लिए वो हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको एक रॉयल्टी देते हैं, हम उसको एक पैसे देते हैं, तो ये आपके लिए एक अदर सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। तो देखिए, आप एक तो आपको प्रोटेक्शन मिल रही है कि आपका जो चीज है जो आपने क्रिएट की है वो सिर्फ आपसे ही बिलोंग करेगी, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। और दूसरी तरफ ये आपको एक अदर सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट करके दे रहा है, एक पैसिव इनकम भी आपको क्रिएट करके दे रहा है, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। इसके बाद कल
कल को अगर आप चल के आपकी कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं वो भी आप ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इसके, आप चाहें तो उसको सेल आउट कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ करते हैं इन द सेम मैनर। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अब हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, जो कॉपीराइट होता है अपने सबसे कॉमन वर्ड होगा जो आपने सुना होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केसेस में कि इस पे क्या तुम्हारा कॉपीराइट है, सुना है ना, बिल्कुल सही। तो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, एक अगर हम जेनरिक सी बात सोचें कि कॉपीराइट मतलब कि ये चीज सिर्फ आपसे बिलोंग करती है, आपका एक्सक्लूसिव राइट है, आपकी ऑथरशिप है, मतलब कि ये चीज आपने बनाई है, राइट। तो जब कोई ऐसी चीज होती है जो सिर्फ मैंने बनाई है, मेरे हार्डवर्क से, मेरी क्रिएटिविटी से, मेरे माइंड से मैंने उसे कंपोज किया है, तो हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हमारा कौन सा राइट अराइज हो जाता है कि हम उसको कॉपीराइट करा दे। कॉपीराइट भी हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि हम जानते हैं कि हम जब उसको रजिस्टर्ड कराते हैं तो हमें एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं उसको यूज करने के लिए। इन द सेम मैनर हमारे पास कॉपीराइट जो है वो एक कैटेगरी है उसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, ठीक है। जैसे उसमें ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट होता है, ऐसे ही उसके अंदर कॉपीराइट होता है। अभी जो 3-4 कैटेगरी मैं आपको बता रही हूँ, या ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं या अदर कैटेगरीज होती हैं, तो ये सब कैटेगरीज क्यों दिया गया कि वहां पे सबका अलग अलग है। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि ट्रेडमार्क के अंदर जो हम बात करते हैं कि वर्ड के लिए, डिजाइन के लिए, साउंड के लिए एक पर्टिकुलर आपको बताया कि क्या क्या चीजें आप उसमें रजिस्टर करा सकते हैं। क्या उसमें कहीं ऐसा दिया गया कि आप अपना म्यूजिकल वर्क रजिस्टर करा सकते हैं? नहीं। अगर मुझे कोई म्यूजिकल वर्क है, मेरा ड्रामेटिक कोई वर्क है, मैंने कोई बुक बनाई है, या मैंने कोई कंपोजिशंस किया है, या फिर मैंने कुछ भी सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, ठीक है, तो ये सब मेरा, या मैंने कोई वेब सीरीज बनाई है, मैंने कोई मूवी बनाई है, तो ये जो मैं इतना ब्रॉड लेवल पे जो ये कैटेगरीज आपको बता रही हूँ, तो ये जब मुझे रजिस्टर करानी होंगी और तो मुझे कॉपीराइट वाले सेगमेंट में जाना पड़ेगा। उस टाइम पर मैं इसको ट्रेडमार्क के अंदर या मैं इसको पेटेंट में या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना डिवीजन है, सबके अपने अपने ब्लॉक्स बने हुए हैं, राइट। तो जब हम बात करते हैं कि कोई भी ऐसा वर्क जो क्रिएटिव वर्क है, जो कि आपने अपनी मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से बनाया है, उन चीजों को अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आपको कॉपीराइट में जाना पड़ता है, ठीक है। अब अगर हम कॉपीराइट के बारे में बात करें कि कॉपीराइट में रजिस्टर कराने का क्या फायदा है, तो बहुत हद तक इसका वही, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जब आप रजिस्टर कराते हैं तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, राइट। आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई, आपने जैसे ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, आपने बहुत जगह देखा होगा कि अगर किसी ने कोई मूवी बनाई है, किसी एक लैंग्वेज में बनाई है, तो वो जो, अगर वो किसी, ऐसा नहीं है कि मैम वो तो उसने इंग्लिश में बनाई थी ना, मैंने तो उसे हिंदी में बनाया है, मैंने तो उसे तमिल में बनाया है, पंजाबी में बनाया है, किसी और लैंग्वेज में बनाया है, नो, उसका जो ट्रांसलेशन का राइट होता है वो भी उसके ऑथर के पास ही होता है, राइट। और अगर मान लीजिए जैसे हम देखते हैं नॉर्मली आज के जनरेशन में कि कोई भी चीज आती है उसका फिर पार्ट 2 आ रहा है, पार्ट 3 आ रहा है ना, कोई भी मॉडिफिकेशन हो रही है। ये हम सिर्फ फिल्मों के, वेब सीरीज के या टीवी सीरीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई भी चीज आपका हो सकता है। अगर आपने वर्जन्स के बारे में बात कर रहे हो, अगर मैं बोलती हूँ कि जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी वाइज भी अगर हम वर्जन्स देखें या सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें कोई अपडेशंस हो रही हैं, तो ये सारे राइट्स किसके पास होते हैं? ये सारे राइट्स जो उसका ऑथर होता है उसी के पास होते हैं, जिसने उसको, क्रिएटर जो है उसका, जिसने उसको क्रिएट किया है, ये सारे राइट उसी के पास होते हैं, राइट, ठीक है। इसके अलावा आप अपने जो वर्क है उसको, अगर मान लीजिए मैंने कोई गाना बनाया है, अब वो मेरा राइट है कि मैं उसको यूज करूं, मैं उसको परफॉर्म करूं, उससे जो भी इनकम अर्न करनी है, या फिर मैंने कोई बुक बनाई है, अब मैंने उस बुक को मैं पब्लिश करना चाहती हूँ, तो नॉर्मली आप कहोगे कि मैम बुक तो वो एक बनाता होगा ना, हम तो सब खरीद के पढ़ते ही हैं उसको। तो वो क्या करते हैं, जो आपके लॉ हाउसेस होते हैं, सॉरी आपके जो पब्लिकेशन हाउसेस होते हैं, वो उनके साथ टाई अप कर लेते हैं, वो उनको रॉयल्टीज देते हैं, उनके बीच में उनका एग्रीमेंट होता है, इसीलिए वो रिप्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। उनकी इजाजत के बगैर आप उसको यूज नहीं कर सकते। अब जैसे कि आजकल आप सब, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि टिकटॉक बनाते होंगे, या फिर आजकल आपका क्या चलता है वो
ये जो सारी वीडियोस आप लोग बनाते हो, इंस्टाग्राम पे बनाते हो, तो कभी आपने देखा होगा ना यूट्यूब पे वो कॉपीराइट्स इश्यूज आ जाते हैं आपको, है ना। तो आपको क्या बोला जाता है कि भाई अगर ये आप किसी का गाना, किसी का वर्क को यूज करोगे तो आप पे कॉपीराइट इश्यूज आ जाएंगे, उसकी इनकम आपको नहीं मिलेगी, वो पर्टिकुलर उस पर्सन को मिलेगी, राइट। तो ये कॉपीराइट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनका वो चीज रजिस्टर्ड है, उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। अब अगर हम बात करें कि जैसे हमने देखते हैं कि ट्रेडमार्क के केस में हमने देखा था कि 3 कैटेगरी होती है, टीएम है, टीएम है, एसएम है, आर है। अगर हम बात करें कॉपीराइट के लिए, तो कॉपीराइट में क्या होता है, अगर आपका कॉपीराइट रजिस्टर्ड है तो आपको एक सी जो होता है वो सर्कल में होता है, और अगर इस तरीके से लिखा होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो वर्क है ये कॉपीराइट है, ये रजिस्टर्ड है, इसको आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसको यूज करेंगे तो जो भी इसका ऑथर है वो इसके लिए आप पे इन्फ्रिंजमेंट के लिए आप पे केस कर सकते हैं। आपने उसकी पास ऑफ कर रहे हो तो वो आपको इसके अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कॉपीराइट्स जो होते हैं, ऑनरशिप एक्सक्लूसिवली राइट टू यूज द वर्क विद सम एक्सेप्शंस। ठीक है, अब हम जैसे हमने बताया था कि आपको कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कॉपीराइट हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी टीवी शो, मूवी है, ऑनलाइन वीडियोस है, साउंड रिकॉर्डिंग है, म्यूजिक कंपोजिशंस है, रिटर्न वर्क है, लेक्चर है, आर्टिकल्स हैं, इनफैक्ट हमारा ये जो सेशन है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, म्यूजिकल कंपोजिशंस है, आपका विजुअल वर्क है, पेंटिंग, पोस्टर्स, अगर आपने कोई जेनरिक मतलब आपने मान लीजिए कोई फोटो खींच दिया है, कोई पेंटिंग बना दिया है, ठीक है, कोई भी एडवर्टीजमेंट है, वीडियो गेम्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ड्रामेटिक वर्क है, प्लेज है, म्यूजिकल्स है, मतलब एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर क्रिएटिविटी। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें क्या है कि आपका एक्सक्लूसिवली अगर आपने कोई भी चीज क्रिएटिविटी आपने किया है, किसी भी मोड में आपने उसको बनाया है, अपना माइंड यूज करके, अपनी क्रिएटिविटी यूज करके, अपना हार्डवर्क यूज करके, तो आपके पास उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो सिर्फ आपके नाम से जानी जाए, आपने उसे बनाया है, उसके जितने भी बेनिफिट्स मिले वो सारे बेनिफिट्स सिर्फ आपको मिले। लेकिन आपको क्या करना होता है, आपको इनिशिएट करना पड़ता है, आपको अपनी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में सबमिट करनी पड़ती है, आपको अपना प्रूफ्स देने पड़ते हैं कि ये जो आप बोल रहे हो, जो आप क्लेम कर रहे हो कि मैंने इसे बनाया है, आई एम द ऑथर, तो वो आपको प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि कॉपीराइट जो होता है वो रजिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं। सो सेम मैनर हम फिर से कहाँ जाएंगे, आईपी इंडिया रजिस्ट्रेशन की साइट पे जाएंगे। अगर आपको साइट वैसे भी नहीं पता चलती तो आप जस्ट गूगल पे वैसे भी डालेंगे तो आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा वहां का, आप वहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वहां जाएंगे, वहां जाके आपको क्रिएटर को अपना ओरिजिनल वर्क जो होता है वो वहां पे प्रोड्यूस करना होता है। कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में और बात करते हैं कि इसको कराने का बेनिफिट क्या है। देखो, बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही है कि आप फर्दर आगे जाकर इसको जो भी है रिप्रोड्यूस अगर आप करना चाहते हो, अगर आप इसे कुछ भी इसमें चेंजेस करना चाहते हो, कोई भी मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो, इसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो, इसका कोई बेटर वर्जन लाना चाहते हो, ये सारे राइट आपके पास रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी एक रेपुटेशन बनती है, अगर आपका वर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, तो उसकी रॉयल्टी जो है वो आपको मिलती है। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ये कब मिलेंगे, अगर आपने अपने वर्क को रजिस्टर्ड किया होगा। ठीक है, और अगर आप उसे परफॉर्म करना चाह रहे हो, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाना चाह रहे हो, तो ये सब राइट्स आपको कब मिलते हैं, जब आपने उसको रजिस्टर्ड किया होता है। अगर हम बात करें कि कॉपीराइट का जो टेन्योर है वो कितना होता है, कितने टाइम के लिए हमें इसका प्रोटेक्शन मिलता है, तो जो ऑनर होता है उसकी लाइफ टाइम तक प्लस 70 ईयर्स। तो जब तक मान लीजिए मैंने कोई म्यूजिक बनाया है, मैंने कोई फिल्म बनाई है, तो जब तक मैं जिंदा हूं मेरे को मिलेगा इसका प्रोटेक्शन, और मेरे मरने के 70 साल तक, फर्दर 70 ईयर्स तक इसका प्रोटेक्शन दिया जाता है। जैसे कि हमने देखते हैं कि ट्रेडमार्क के केस में वो 10 साल में आपको रिन्यूअल करना पड़ता है, इस केस में आपको रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है। आप जब तक हैं तब तक आपको मिलेगा, आपके जाने के बाद जो भी ऑनर है उसके जाने के बाद 70 साल तक मिलेगा। अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि मैम 2 लोगों ने ज्वाइंटली इसको बनाया है, तो कैसे होगा, या 2 से ज्यादा लोग हैं, तो जो लास्ट ऑनर है ज्वाइंटली, उसमें लास्ट ऑनर है उसकी डेथ प्लस 70 ईयर्स। तो इसमें काफी अच्छा एक आपको स्कोप मिलता है प्रोटेक्शन का। अच्छा, आप में से किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा ना
कि मैम ये जो लोग पैसे देके करवाते हैं, मान लो एक प्रोडक्शन हाउस है या अगर मैं किसी के साथ मैं किसी जॉब में कोई काम कर रहा हूँ तो वो तो मेरा वर्क है, तो क्या फिर मेरा राइट होता है उसको रजिस्टर कराने का, या वो जो कंपनी है अगर उसको रजिस्टर करा रही है तो क्या वो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? देखिए, अगर आपका कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है, कई बार क्या होता है कि जब आप कभी भी हम कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क करते हैं तो जो आपकी कंपनी होती है वो आपसे एक एक्सक्लूसिवली आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाती है जिसमें लिखा होता है कि जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, जो भी आप क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं वो आप उनके लिए कर रहे हैं और उसकी जो ओनरशिप होगी वो उन पे लाई करेगी, ठीक है? तो फिर उसको रजिस्टर कराने का राइट उनके पास चला जाता है। अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ है तो फिर वो आपका होगा, ठीक है? इट्स डिपेंड ऑन द टर्म ऑफ योर सर्विसेज कि आपने जब एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन किया था, आपने जब उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था तो आपने किस टर्म पे ज्वाइन किया है। हो सकता है वो आपको पैसे इसीलिए दे रहे हो कि आप म्यूजिक कंपोज करें, राइट? तो आप उसमें अपना एक्सक्लूसिव राइट उनसे नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप उनको पैसे, वो आपको पैसे भी दे रहे हैं आपको आपका काम करने के लिए, और उसके बाद फिर आप बोलते हो कि नहीं इसका जो आगे भी फर्दर प्रोडक्शन होगा, जो भी चीज होगा तो उसके लिए मैं पैसे क्लेम करूंगा, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आप जॉब में रहते हुए कर रहे हैं, बट अगर आप जॉब में नहीं है, एज अ फ्रीलांसर अगर आप करते हैं, कुछ भी चीज करते हैं, तो उसमें उसको कॉपीराइट रजिस्टर कराने का जो एक्सक्लूसिव राइट होगा वो आपके पास होगा, और उसका जो टाइम पीरियड होगा कि वो जो ऑथर होता है, जो क्रिएटर होता है, उसकी लाइफ टाइम तक होता है, प्लस उसके 70 ईयर्स फर्दर भी होता है। अगर हम बात करें मैम, आप सिर्फ म्यूजिकल, ड्रामेटिक और मूवीज, सीरीज, इन सब के बारे में बात करें, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, अगर मैंने कोई ऐप डेवलप किया है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो वो भी क्या इसमें कवर होगा? यस, वो भी इसमें कवर होगा, उसके लिए भी आप कॉपीराइट रजिस्टर कर सकते हैं। प्लस अगर हम बात करें कि आपने ये सब जो रजिस्टर्ड करा दिया है, उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप इसको लाइसेंस दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी को लाइसेंस देके उसके अगेंस्ट में आप लाइसेंस फीस वो कर सकते हैं। अगर आपकी बुक्स है तो आप उसको रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसके अगेंस्ट में आपको लॉयल्टी मिल जाएगी, आप रॉयल्टी आराम से ले सकते हैं, ठीक है? अगर आप चाहें तो उसे सेल कर सकते हैं, उसे असाइन कर सकते हैं, सरेंडर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि भाई मुझे इसे यूज नहीं करना है, मैं इसको पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में इसको सरेंडर कर रहा हूं, तो वो भी ऑप्शन आपके पास होता है, ठीक है? अब अगर हम बात करें कि क्या क्या इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और क्या क्या जरूरत होगी, तो अगर आप नॉर्मली साइट पे जाएंगे, साइट पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, अपने जो भी यूजर आईडी पासवर्ड अगर आपने ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है, क्योंकि देखिए अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो हो सकता है कि आप बार बार उसमें चीजें पहले भी आपने रजिस्टर किया, तो आप अपना लॉगिन करेंगे, आप देखेंगे। अगर आपने नहीं रजिस्टर किया तो आप फ्रेश लॉगिन करेंगे, ठीक है? उसके बाद इसका जो रिस्पेक्टिव फॉर्म होता है उस फॉर्म को आप भरेंगे। उस फॉर्म को भरने के बाद उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी आपका ओरिजिनल वर्क होता है उसकी कॉपीज आपको देनी पड़ेगी। आपको डिपार्टमेंट को ये सेटिस्फाई करना पड़ता है कि यस ये जो काम है ये आपका है, ये किसी का चोरी का काम नहीं, किसी और से बिलोंग नहीं करता है, ये आपने क्रिएट किया है। तो आपका जो भी वर्क होता है उसकी कॉपीज आप वहाँ पे सबमिट करते हो, और उसके बाद वो उस सारी इंफॉर्मेशन को वो असेस करते हैं, वो देखते हैं। जो भी आप स्टेटमेंट्स दोगे उसमें कि ये जो आपका लिटरली वर्क है, ड्रामेटिक है, म्यूजिकल है, आर्टिस्टिक वर्क है, जो भी है उसको आप सेव करोगे उसके अंदर। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है, आपको उसमें पेमेंट करनी होती है। जब ये सारी प्रोसेस आप कर लेते हो देन आपका एक्नॉलेजमेंट जो होती है वो जनरेट हो जाती है, ठीक है? तो एक्नॉलेजमेंट जो होती है उसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, और उस एप्लीकेशन नंबर से आप क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को फर्दर देख पाते हैं, राइट? कि आपका जो वो एप्लीकेशन आपने सबमिट किया है डिपार्टमेंट में उसका क्या प्रोसेस है, अभी वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, क्या एग्जामिनेशन हो रहा है, क्या कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, क्या वो पब्लिश्ड हो चुकी है, ये सारी चीजें, ठीक है? इसमें हमारा प्रोसेस क्या रहेगा कि हमने पहले जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, फीस डिपॉजिट कर दिया। फीस के भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हमने वहां पे फीस किया। जैसे हमारी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आया तो एक्नॉलेजमेंट में हमें क्या मिल गया, उसका डायरी नंबर मिल जाता है, हमारा एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, जिससे हम उसको सर्च करते हैं। एप्लीकेशन को आप नंबर को अगर ले लेते हैं तो ई रजिस्ट्रार की साइट पे आप जाकर उस एप्लीकेशन को नंबर डाल दिए, सर्च कीजिए, आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके लिए
मिल जाती है, ठीक है। प्लस पेमेंट होने के बाद आपको वेट करना पड़ता है ऑब्जेक्शंस के लिए। अगर ऑब्जेक्शंस आपके होंगे तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, हम एक सिनेरियो वो देखते हैं कि मान लो आपने सबमिट किया, उन्होंने देखा, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, तो वो क्या करेंगे, स्क्रूटनाइजेशन बाय एग्जामिनर। अब एग्जामिनर उसको क्रिटिकली रिव्यू करेगा। एक तो होता है प्राइमा फेसिया, हम उसको देख के हम देख रहे हैं कि अरे नहीं नहीं ये तो बहुत ऐसे सिमिलर लग रहा है, इससे तो मिलता जुलता है, ये तो अवेलेबल है ऑलरेडी, पब्लिक डोमेन में से है, या ये तो कंटेंट जो है ये तो मुझे कॉपी लग रहा है। क्योंकि आजकल देखिए गूगल पे होता है और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे हम देख के पता कर लेते हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं ये कॉपीड है, ठीक है। तो जितना हम कॉपी, बंदा जो चोरी करने के लिए दिमाग लगाता है तो उसको पकड़ने के लिए भी उतना ही दिमाग, उतना ही टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो उनके जो बहुत फास्ट या फिर हम बोलते हैं हाईटेक जो उनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं कि वो अगर किसी भी तरीके से कंटेंट वाइज या कंपोजिशंस वाइज या जो भी आपका वर्क है वो किसी सिमिलर लाइन पे तो नहीं है, बहुत मिलता जुलता तो नहीं है किसी ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क से, तो वो चीजें देखी जाती है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो भी स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट का वेट किया जाता है, उसको देखा जाता है अब उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है या नहीं है। अगर डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो वो क्या करेंगे, आपको सीधा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रूव कर देंगे। अगर डिस्क्रिपेंसी है तो वो क्या करेंगे, डिस्क्रिपेंसी लेटर इशू करेंगे एप्लीकेंट को। तो क्या होगा, आपके पास एक मेल आ जाएगी और उस मेल में दिया गया होगा कि क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं। देखिए यहाँ मैं आपको एज अ प्रोफेशनल आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो, चाहे वो आप कॉपीराइट में कर रहे हो, पेटेंट में कर रहे हो, ट्रेडमार्क में कर रहे हो, तो आपको एक चेक बनाए रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमने बहुत बार देखा है कि लोग ना, अगर आपने स्पेशली खुद अगर अपनी एप्लीकेशन को फाइल किया तो आपको लगता है कि पता नहीं अभी हुआ है नहीं हुआ है, आप छोड़ देते हैं बहुत टाइम तक। अब जैसे कि अगर आपके पास ऑब्जेक्शन लेटर आया है, डिस्क्रिपेंसी लेटर आया और आपने उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया, आपने उसको देखा ही नहीं, तो आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए ही बोला जाता है कि इतने में आपको अपना आंसर सबमिट करना होता है। और आपने अगर उसे नहीं किया तो अननेसेसरी आपकी जितनी भी मेहनत थी, आपके जो भी पैसे थे वो वेस्ट हो जाते हैं। कई बार हम लोग जब किसी प्रोफेशनल से भी करवा रहे हैं और अगर हम उनसे फॉलो अप नहीं कर रहे हैं या फिर हमारा कोई ऐसा हुआ, मान लीजिए मैंने किसी प्रोफेशनल की हेल्प लिया था लेकिन अभी मेरा नंबर चेंज हो गया है या वो पर्सन से मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो भी मेरा सेम सिनेरियो हो जाएगा। तो एप्लीकेशन को सबमिट करना और उसको फॉलो अप करते रहना कंटिन्यूसली, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन मिल नहीं जाता, राइट। तो अभी हम कहाँ पे थे, हमने देखा कि नो ऑब्जेक्शन, मैंने अपनी फाइल को जब सबमिट किया, पैसे दे दिया, सब कुछ कर दिया, अब मेरा स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट आई, स्क्रूटनाइजर में या तो मेरा कोई डिस्क्रिपेंसी मिली और अगर मिलती है तो मुझे एक डिस्क्रिपेंसी लेटर इश्यू कर दिया जाता है डिपार्टमेंट के थ्रू और जिसका मुझे रिप्लाई देना होता है। देखिए यही मैंने आपसे कहा था कि भाई आप अपना अगर किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे तो वो आपको ज्यादा बेटर रिप्लाई ड्राफ्ट कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही रिप्लाई सबमिट कर सकता हूं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर उसके बाद क्या होगा, वो हेयरिंग के लिए आपको बुला सकते हैं, एक फिजिकल मीटिंग आपकी रहेगी, या फिर आजकल कोरोना कभी भी आ जाता है मुंह उठाकर तो फिर क्या होगा, आपकी वर्चुअल मोड पे भी मीटिंग हो सकती है, लेकिन हाँ एक प्रॉपर हियरिंग होगी, आपको ऑफिसर से 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा, आपको अपने प्रूफ्स दिखाने होंगे और उन सारे प्रूफ से आपको सेटिस्फाई करना होगा कि यस आपकी ओनरशिप पे आपका राइट है, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो आपको अप्रूव कर देंगे और अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये तो हुआ हमने जब बीच का लेवल देखा। अगर आपने जो ऑब्जेक्शन आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर उसके बाद वो आपको एक लेटर भेजते हैं बोथ द पार्टीज। अब ऑब्जेक्शन ये कौन सा वाला ऑब्जेक्शन आया है, मैंने कोई वर्क बोला कि मैंने बनाया है लेकिन किसी और ने क्लेम किया कि नहीं ये काम कृष्णा चौधरी का नहीं है, ये मिस रिया का है या मिस मोहन का है, मिस्टर मोहन का है। तो क्या हुआ, मिस्टर मोहन ने इसको अपोज किया, तो अब सेंडिंग लेटर भेजा जाएगा, ऑब्जेक्शन लेटर दोनों पार्टीज को दिया जाएगा और दोनों पार्टीज अपने रिप्लाई सबमिट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे जब काम ऐसा होता है ना कि आजकल मैंने बताया ना कि इतना ज्यादा काम है कि आपका कोई म्यूजिकल वर्क है या कोई भी गाड़ी का डिजाइन है या कोई भी ऐसी चीज है, तो वो किसी और ने भी बोला कि ये तो मेरा था, ये तो आपने कैसे वो कर दिया, तो उन्होंने इसको दोनों को भेजा। फिर हेयरिंग होगी, यहाँ पे भी हेयरिंग होगी। अगर एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट हो जाएगी देन फिर आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस हो जाएगी। अगर वो नहीं होता है तो फिर वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर
बात खत्म ही हो जाती है। उसके बाद तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर उसमें प्रूफ हो जाएगा कि सेकंड पर्सन का क्लेम था। और अगर नहीं होता है तो फिर आपका सेम उसमें वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया कि बेसिकली जब आप ओनरशिप वाले में भी जाते हैं तो ओनरशिप में भी ये देखा जाएगा कि ये काम किसी और से तो बिलोंग नहीं करता है। जब भी हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, डिपार्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो वो क्रिटिकल रिव्यू होता है वो ये इस चीज को लेकर होता है कि मैं आपको तो प्रोटेक्शन दे रहा हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि किसी और का जो राइट है वो तो इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है। तो वो बहुत ही कॉशियस रहते हैं इस चीज के लिए, कुछ भी रजिस्टर्ड करने से पहले कि ये चीज किसी और से बिलोंग नहीं होनी चाहिए। हर पार्टी को, जो भी पार्टी एट लार्ज है इसमें, उनका किसी का भी जो इंटरेस्ट है वो इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए। तो वो इसीलिए इतने सारे स्टेजेस दिए गए, और इन सब स्टेजेस में टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए भी है और वो सामने वाली पार्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके, अपना वो नजरिया अपना वो दिखा सके कि हाँ ये हमारा राइट था और ये हमने इसको बनाया है। सो अभी जैसे मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस बताया फ्रेंड्स, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो कोई जुगाड़ तो बताओ, कोई तरीका तो बताओ कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि इस टाइमलाइन को थोड़ा सा कम किया जा सके, या जितना भी पॉसिबल हो सके उतना कम किया जा सके। यस, इसका भी एक लूप होल है। इसमें भी डिपार्टमेंट ने अभी एक प्रोसेस बनाया है जिसे हम बोलते हैं एक्सपेडाइट प्रोसेस, जिसे आप स्पेशल हैंडलिंग के नाम से भी जानते होंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन को बहुत अर्जेंसी है और वो उसको लगता है कि यार मुझे ये थोड़ा जल्दी करवाना है, ये मुझे उतना वेट नहीं करना है, ये पूरे प्रोसेस को थोड़ा एक्सपेडाइट कराना है, थोड़ा जल्दी प्रोसेस को कंप्लीट कराना है, तो उसमें आपको क्या होता है, उस कैटेगरी को जैसे हम बोलते हैं ना तत्काल तो ये एक तरीके से तत्काल है आपका, आपकी तत्काल में टिकट कट जाएगी इसके अंदर, और इसे एक्सपेडाइट प्रोसेस बोलते हैं। आप इसके लिए जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, इसे सर्च करेंगे, तो एक स्पेशल फीस होती है, वो आप उसे फीस को पे कर दीजिए। ऑब्वियसली देखिए, अगर आपको टाइम कम करना है तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो अगर आपको पे करने में दिक्कत नहीं है, आप एक्स्ट्रा पे कीजिए, आपकी केस को स्पेशल हैंडलिंग मिलेगी, और उसको जो भी प्रोसेस को जितना ज्यादा कम किया जा सकता है उतना ज्यादा वेटिंग नहीं रखा जाएगा, उसको जल्दी जल्दी करेगा। क्या ये सिर्फ कॉपीराइट के केस में नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के सारी कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्सपेडाइट प्रोसेस को प्रिस्क्राइब किया गया है, रूल्स के अंदर फीस प्रिस्क्राइब किया गया है, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिन्होंने ये स्पेशल फीस को पे किया होता है या इस ऑप्शन को ऑप्ट किया होता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और प्लस कॉपीराइट को रजिस्ट्रेशन कराना क्यों जरूरी है। देखिए, कॉपीराइट का जैसे हमने बात किया कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, आपको उसके बेनिफिट लेने हैं, आप चाहते हो कि कोई और आपके राइट्स को इन्फ्रिंज ना करे, और आप इसको आगे जाके अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, किसी को असाइन कर सके, है ना। ये सब बेनिफिट्स आपको कब मिलेंगे, जब आपने इसको रजिस्टर्ड कराया होगा कॉपीराइट के अंदर। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आपके पास एक्सक्लूसिव राइट होगा, तभी आप क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज कोई और आपके, अगर आपने मान लीजिए मैंने कोई चीज बनाया और बना के अपने पास रख लिया है, अब किसी ने वो ले लिया और उसने चोरी करके उसको यूज कर लिया, उसने उसको जाके रजिस्टर करा दिया, तो जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है और प्रॉपर, जब मेरे पास राइट था उसको क्लेम करने का, तब मैंने उस पर राइट को अवेल नहीं किया, तो मैं बाद में जाके नहीं रो सकती ना डिपार्टमेंट के पास कि अरे ये तो मेरा था, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी दिया था, पूरा क्लेम किया था कि आप जाके उसे कीजिए। तो जैसे ही आप कोई क्रिएटिव वर्क बनाते हैं, कोई भी चीज हो, नो मैटर्स, आपने कोई म्यूजिक कंपोजिशंस किया है, कोई भी डिजाइन्स बनाए, कोई बिल्डिंग के डिजाइन्स बनाए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक आइडिया नहीं होना चाहिए। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप हमेशा मार्क करके रखना कि मैं रात को सो रही थी, मुझे बहुत अच्छा सपना आया और एक बहुत अच्छा आइडिया आया, और सुबह मैंने बोला कि इसको मैं कॉपीराइट करा देती हूँ। नहीं, जब तक कि उस आइडिया का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, इम्प्लीकेशन नहीं हो सकता, उसका कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं हो सकता, तब तक वो आइडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में रजिस्टर्ड नहीं होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, अरे ये तो क्रिएटिव है, ये तो मेरा आइडिया है, ये तो मैंने बनाया है, मैंने माइंड यूज किया है, लेकिन उस माइंड यूज जो आपने किया है उसका कुछ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होना चाहिए उस क्रिएटिविटी का, उसका कुछ ऐसा एक नेम, आप उसे एग्जीक्यूशन में फ्रेम कर सको।
अब मैंने कोई स्टोरी सोची है, अभी तो मैंने सिर्फ दिमाग में सोची है ना, मैंने उसे कहीं रिटन डाउन नहीं किया है, उसको कहीं पे एग्जीक्यूट नहीं करवाया है, कोई ड्रामा के फॉर्म में उसको प्ले नहीं करवाया है, तो मैं जाके नहीं क्लेम कर सकती कि आप इसको रजिस्टर कराएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ खाली एक आइडिया को आप रजिस्टर नहीं कर सकते, रजिस्टर करने के लिए उसका एग्जीक्यूशन पार्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो इस तरह का नेचर का होना चाहिए कि उसका कुछ इकोनॉमिकल कमर्शियल कोई बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, तो आइडेंटिफाई हो सके। ऐसा तो नहीं, वरना तो बहुत सारे आइडिया सुबह से सबको शुरू हो जाते हैं आइडिया, तो सब चीजें रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है, राइट। तो एक चीज हमने ये बात किया। सो फ्रेंड्स, अभी तक आई एम श्योर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ चुका होगा, और अगर नहीं आया ना तो मैं तुमसे गुस्सा हूं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए था अभी तक कि मैम अगर मैंने कॉपीराइट में अपना क्रिएटिव वर्क को रजिस्टर तो करा दिया है, पर इसका प्रोटेक्शन मुझे आपने ये भी बता दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुझे मिलेगा, अगले 70 साल तक मिलेगा, लेकिन आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि ये बेनिफिट क्या मुझे इंडिया के बाहर भी मिलेगा, क्या ये वर्ल्ड वाइड मुझे ये बेनिफिट मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि जो प्रोटेक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर हमें इंडिया में मिल रही है, क्या वो प्रोटेक्शन हमें इंडिया के बाहर भी मिलेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मेरा कोई भाई बाहर रहता है, उसको पता था मेरे बारे में और मेरी सारी चीजों के बारे में, उसने वहां ही इस चीज को रजिस्टर करा दिया। सो फ्रेंड्स, ये देखिए बाय ऐसा नहीं है कि बिना कुछ किए ऐसे मिल जाएगा। कुछ कंट्रीज के साथ हमारा वर्ल्ड वाइड ट्रीटीज साइन होता है, ट्रीटीज जिसे हम बोलते हैं कि एग्रीमेंट, ठीक है। तो वो एग्रीमेंट हमारे इस तरीके से साइन होते हैं कि हम अगर यहाँ पे है तो वो वहां की कंट्रीज में भी एप्लीकेबल होगा वो प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारी कोई ट्रीटी साइन नहीं है, देन इन दैट केस आपको स्पेसिफिकली उस कंट्री में भी अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको फिर एक सेपरेट एप्लीकेशन उस कंट्री में भी लगानी होगी। तो बाय वर्च्यू ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह प्रोटेक्शन मिल जाएगा, बट येस कि जिन कंट्रीज के साथ हमारी ट्रीटी साइन होती है और एक हमें इंटरनेशनल फॉर्म होता है, VIPO करके है हमारी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्रोसेस है, उस एक फॉर्म को फाइल करके उस एक रजिस्ट्रेशन को फॉलो करके हमें उसमें जितनी भी कंट्रीज रजिस्टर्ड होती है वहां सारी कंट्रीज में हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है कि अगर आप ये चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जैसे अगर आगे जाके आप उसको बहुत बड़े लेवल पे लार्ज स्केल पे आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उस केस में फिर आपको VIPO की जो एप्लीकेशन है, कॉमन एप्लीकेशन है, आप उसको फाइल कर सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर किसी स्पेसिफिकली कंट्री को फिर भी आप फर्दर ऐड करना चाहते हैं जो जिसमें वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो वहां पे फिर आपको सेपरेट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपनी डिटेलिंग के बारे में, हमारी क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे कि आपका पैन कार्ड है, आईडी प्रूफ में आप क्या यूज करते हो, आपका पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, अगर आपका एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आपका आधार कार्ड है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने होते हैं। प्लस आपका जो भी आर्टिस्टिक वर्क है, जो भी वर्क आपने आर्टिस्टिक वर्क किया है, उसकी 2 कॉपीज आपको डिपार्टमेंट को देनी होती हैं। प्लस आपको जो भी फीस प्रिस्क्राइब्ड होती है, या तो आप DD के थ्रू दे रहे हो या IPO के थ्रू दे रहे हो या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, आजकल ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। इन एडिशन ऑफ दीज आपको NOC भी देनी होती है। अगर आप आर्टिस्टिक वर्क है जो कि आपका नहीं है किसी और का है, तो आपको उसमें देना पड़ेगा। अगर आपको NOC देनी होगी कि अगर आप इसको पब्लिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फोटोग्राफ्स अगर अपेयर हो रही हैं आपके काम पे, तो वहां से जिसकी भी फोटो है वो, मतलब जो भी पर्सन एट लार्ज उसमें इंटरेस्टेड रखते हैं, उन सबसे आपको NOC लेनी रहेगी, ठीक है। और फिर आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर देंगे। और अगर आपने कोई अटॉर्नी को पावर किया है, जैसे अगर मान लीजिए आप खुद एप्लीकेशन फाइल नहीं कर रहे हो, किसी एजेंट के थ्रू करा रहे हो, तो आपने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया होगा, उसके भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें सबमिट हो जाएंगे, वो वाली पावर ऑफ अटॉर्नी भी आपकी सबमिट हो जाएगी। आपका अगर सिनेमाग्राफिक फिल्म है तो आपको 2 कॉपी वर्क देनी है, सेम आप पेमेंट करेंगे उसके अंदर। और अगर आपका कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, वेरियस कॉपीराइट होल्डर्स और अ कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, तो वो भी आपको करना होगा, ठीक है। प्लस NOC फ्रॉम द पब्लिशर इफ वर्क पब्लिश्ड एंड पब्लिशर इज डिफरेंट पर्सन, ठीक है। इफ द एप्लीकेशन इज बीइंग फाइल्ड, वही अटॉर्नी वाला चीज है कि अगर आप खुद नहीं फाइल कर रहे हो, किसी एजेंट के थ्रू फाइल कर रहे हो, तो भी आपको करना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसी हमारी 3rd कैटेगरी है, अगर म्यूजिक का है तो आपको ग्राफिकल नोट्स, देखो है ना, यहाँ पे आपको ग्राफिकल नोट्स देने होंगे।
पैसे जमा करने होंगे, पब्लिकेशन के लिए एनओसी देना होगा, ठीक है, और प्लस आपको ऑथर, अगर कोई और ऑथर है तो उसके केस में आपको एनओसी देना होगा। अगर आप अटॉर्नी के थ्रू फाइल कर रहे हैं तो आपको अटॉर्नी वाली इंफॉर्मेशन भी देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर है तो कॉपी ऑफ योर वर्क, जो भी आपने कोडिंग कर रखी होगी वो वाली चीजें आपको देनी पड़ेंगी, पैसे देने पड़ेंगे। आपने जैसे कि कोई भी अगर ऑथर डिफरेंट है एप्लीकेशन से, देखो ये ऑथर डिफरेंट फ्रॉम एप्लीकेशन जब मैं बोलती हूँ तो आपको कुछ याद आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए अगर आप अपनी एम्प्लॉयमेंट में कोई चीज कर रहे हैं तो यानी कि आई एम द ऑथर, मैं वो चीज क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन उसका जो लीगल राइट है, क्योंकि मैंने किसी को पैसे लेकर ये काम उनके लिए बनाया है, मैंने किसी के लिए पिक्चर बनाई है, कुछ किया है या कोई भी वर्क क्रिएट किया है किसी और के लिए, उनके पैसे लेकर उसके लिए, और मेरा कोई एग्रीमेंट हुआ था, तो अभी ऑथर मैं हूं लेकिन मैंने अपने राइट्स उनको असाइन कर दिए हैं, तो यहाँ पर मेरी एनओसी चाहिए होगा। मैं अपना एनओसी दूंगी कि यस मुझे उस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वो वाली एनओसीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई साउंड रिकॉर्डिंग है तो वहाँ पे सेम उसी तरीके से हम अपना कॉपी ऑफ वर्क है वो लगाएंगे, प्लस पैसे देंगे, प्लस वेरियस कॉपीराइट होल्डर्स और कॉपी ऑफ एग्रीमेंट। देखिए इन सब चीजों में आपके वो एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो भी आपने एग्रीमेंट साइन किए होंगे, क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि आज अगर आप वर्क लेकर आ रहे हो, कल को कोई और आके क्लेम करता है कि नहीं आपने कैसे रजिस्टर कर दिया, ये तो हमारा काम था, ये तो हमने वो किया था, तो डिपार्टमेंट क्या करता है कि पहले ही आपसे मांग लेता है कि भैया अगर इसके कंसर्न में आपके, और फिर आप अपना रिप्लाई सबमिट करते हो कि नहीं ये तो हमने एग्रीमेंट्स कर रखे थे, इन्होंने तो मुझे पहले से एनओसी दिया हुआ था, तो इसीलिए हम लोग पहले ही ये सारी चीजें डिपार्टमेंट आपसे मांग लेता है कि अगर आपने इस काम के लिए कोई और भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं तो उनके साथ अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का अगर एग्रीमेंट हुआ है, आप उस एग्रीमेंट की कॉपी दीजिए। अगर आपने उनसे एनओसी आप उनसे लाके हमें दीजिए कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको देनी पड़ती है। और रजिस्ट्रेशन गारंटेड लीगल प्रोटेक्शन, गार्ड्स गुडविल एंड रिस्ट्रिक्शन अनलॉफुल रिप्रोडक्शन ऑफ द वर्क। जैसे हमने शुरू से बात किया है इसमें कि कॉपीराइट से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि कोई और आपके काम को कॉपी नहीं कर सकता है, कोई और उस काम को यूज नहीं कर सकता है, जो आपकी मेहनत है, आपकी क्रिएटिविटी है, आप उसके अनऑथराइज एक्सेस को रोक सकते हो। मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई आपने ऐसा डिजाइन बनाया है, आपने कोई म्यूजिकल कंपोजिशंस किया है, मान लीजिए कोई मूवी बनाई, कोई स्टोरी लिखी है, कोई बुक लिखी है, कुछ भी है, और आपने ना ये सब चीजें बहुत कॉमन होती हैं जब क्रिएटिव वर्क होता है, तो सबसे ज्यादा आपको चोरी जो सुनने को मिलती है वो इन्हीं चीजों में कि अरे ये तो मेरा काम था, कितने केसेस होते हैं, राइट। तो अगर इतना ज्यादा कॉमन रहेगा कि अगर आपने कोई काम कर रहे हो, आपने खुद किया लेकिन कोई और क्लेम कर रहा है, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, पहले से अपने राइट्स को प्रोटेक्ट किया होगा, तो आपके लिए वो फ्यूचर में बेनिफिट होगा, मतलब इकोनॉमिकल बेनिफिट्स तो मिलेंगे, प्रोटेक्शन। तो ये देखो दो चीजें जो हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका लीगल प्रोटेक्शन आपको मिलता है कि कोई और उसको यूज नहीं कर सकता, दूसरा आपके इकोनॉमिकल बेनिफिट, जो कि बहुत बड़ी बात है कि आपने एक बार काम कर दिया, उसके बाद उसके आप जितने भी वर्जन चाहें तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो, आपका अपर हैंड रहेगा, आप उसको ट्रांसलेशंस कर सकते हो, आप उसको असाइन कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो कि भाई ठीक है आपको क्या करना है, आपने बनाया, आइडिया दे दिया, अब वो उस पर काम किया जा रहा है, वो उस पर आपको हर साल पैसे मिलते आ रहे हैं, हर प्रोडक्शन पे आपको पैसा मिल रहा है, तो कितना अच्छी चीज है। आपको एक बार दिमाग लगाना है, उसके बाद आपको पैसिव इनकम होती रहेगी, लेकिन ये कब होएगी, जब आपने इसको रजिस्टर्ड किया होगा, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और सामने वाला उसका बेनिफिट ले जाएगा, राइट। तो आई होप कि इसके साथ आपको कॉपीराइट के ऊपर जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी क्वेरीज होंगी, वो काफी हद तक रिजॉल्व हो गए होंगे, और आप मेरे हिसाब से शायद इसके बाद आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेंगे, और कोशिश करिए कि अपना जो भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्क है उसको आप रजिस्टर्ड कराइए, चाहे वो आपका ट्रेडमार्क है, चाहे वो आपका पेटेंट है, चाहे वो आपका कॉपीराइट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है, ताकि आप उसका भरपूर फायदा उठा सके। देखिए लॉ इसलिए बनाया गया है ताकि हम उसका फायदा उठा सके, ये सिर्फ हमें प्रोटेक्ट भी कर रहा है ताकि कोई और इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके, हमारी मेहनत का बेनिफिट सिर्फ हमें मिले, और दूसरी तरफ वो आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट भी दे रहा है, वो आपको अदर वे आउट्स भी बता रहा है कि वो आपको वो रास्ते भी बता रहा है जिससे आप बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।
एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आज के इस सेशन में हम आपके लिए कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आए हैं जिन्हें शुरू करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपके लिए ड्रिंकिंग बेवरेजेस से जुड़े कुछ ऐसे बिजनेस लेकर आए हैं जो आपके लिए रिलायबल, सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया से, जो है गुआवा जूस मेकिंग बिजनेस। अमरूद एक ऐसा फल है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। यह कैंसर रोगियों और मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा भोजन हो सकता है क्योंकि यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अमरूद में मौजूद गुण इसे एक मांग वाला उत्पाद बनाते हैं और अमरूद से संबंधित व्यवसाय सफल होने की संभावना है। इस चिलचिलाती गर्मी में आपको ताजा करने के लिए अमरूद काफी ज्यादा मदद करता है। अमरूद का जूस आपको हाइड्रेटेड रखता है और यह विटामिन सी का एक स्वादिष्ट स्रोत है। अमरूद में संतरे से 4 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। अमरूद आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है और एक प्राकृतिक रेचक के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं और अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करते हैं तो आपको 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 12 से 15 मैन पावर की जरूरत होगी, जिसमें 3 से 4 स्किल्ड, 5 से 6 अनस्किल्ड, 2 सुपरवाइजर आदि शामिल है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर आपको 50 से 55 किलोवाट के इलेक्ट्रिक कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जो प्लांट आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसके लिए 15,000 से 18,000 स्क्वायर फीट एरिया की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसमें रॉ मटेरियल स्टोरेज, प्रोसेसिंग एरिया, लोडिंग एंड अनलोडिंग एरिया आदि शामिल है। वहीं इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्मॉल स्केल के लिए आपको 55 से 60 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, लेकिन जो प्लांट आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसके लिए आपको 8 से 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है लीची जूस मेकिंग बिजनेस। लीची एक छोटा लाल रंग का मीठा फल है जो सभी को पसंद होता है। लीची का फल ही नहीं बल्कि लीची का जूस भी हर उम्र के लोग पीना पसंद करते हैं। लीची का जूस सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि यह पोषक तत्वों और फाइबर से भरपूर होता है। सभी लोगों को देखते हुए लीची जूस का व्यवसाय किसी भी उद्यमी के लिए एक बहुत ही सफल व्यवसाय साबित हो सकता है क्योंकि इसकी बाजार में मांग हमेशा अधिक रहती है। लीची एक मौसमी फल है जो गर्मी के मौसम में काफी मात्रा में पाया जाता है। फल दिखने में सफेद रंग का होता है और यह स्वाद में मीठा और रसीला होता है। लीची में कई प्रकार के मिनरल्स, बायोएक्टिव कंपाउंड्स और विटामिन होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फलों और सब्जियों की स्वास्थ्य खपत और उपभोक्ताओं का ध्यान और आहार संबंधी आदतों में बदलाव जूस बाजार में विकास को चलाने वाला प्रमुख कारक है। जूस के पोषण लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता ने पैकेज फ्रूट जूस की खपत को एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिससे लीची जूस का बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस बनकर उभरा है। अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करते हैं तो आपको 3200 से 3500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। इसी के साथ आपको 28 से 30 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप अपने प्लांट को रन नहीं कर सकते। वहीं मैन पावर के तौर पर आपको 12 से 15 लोगों की जरूरत होगी, जिसमें 3 से 4 स्किल्ड, 5 से 6 अनस्किल्ड, 2 सुपरवाइजर आदि शामिल है। लेकिन वीडियो में दिखाए गए प्लांट के लिए आपको 15,000 से 18,000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 50 से 55 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की रिक्वायरमेंट होगी। रही बात इन्वेस्टमेंट की तो स्मॉल स्केल के लिए आपको 45 से 50 लाख की लागत आएगी और जो प्लांट आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसके लिए आपको 8 से 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ये तो हुई लीची जूस की बात। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है मौसम्बी जूस। भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन खट्टे फल जैसे संतरा, मौसम्बी की बात करें तो इनके कई स्वास्थ्य लाभ है। मौसम्बी के फल का स्वाद एसिडिक नहीं होता है और यह खट्टा भी नहीं होता। मौसम्बी के जूस को स्वीट लाइम जूस के नाम से भी जाना जाता है। घरेलू बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बड़ी खपत है, जो इसे मौसमों के लिए उच्च मांग वाला सिट्रस फ्रूट्स बनाता है। मौसम्बी का व्यापक रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए पीने योग्य रस के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के कारण मौसमी के रस का सेवन बड़े पैमाने पर किया जाता है।
मौसमी प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू करने से आपको एक सफल उद्यमी बनने में मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य जीवन जीने की बढ़ती चेतना के साथ स्वस्थ जूस का सेवन तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मौसमी के जूस की खपत काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो इस बिजनेस को काफी प्रॉफिटेबल बनाता है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप इस बिजनेस को 100 टन पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको 100 से 120 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी और इसके साथ ही आपको 1000 से 1200 किलोवाट पावर कंजम्पशन की भी रिक्वायरमेंट होगी। रही बात इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, तो आपको इस बिजनेस के लिए 150 से 155 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और साथ ही आप इस बिजनेस से 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे आखिरी बिजनेस आइडिया की, जो है सोया मिल्क। भारत में सोया मिल्क प्रोसेसिंग बिजनेस मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज के रूप में विकसित हो रहा है, जिस पर इच्छुक उद्यमियों द्वारा विचार किया जा सकता है। बहुत सारे स्वास्थ्य लाभों के साथ सोया मिल्क उन लोगों के लिए सबसे अधिक मांग वाली ड्रिंक साबित हो रही है जो स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं और जो लोग वर्कआउट करते हैं। सोया मिल्क सोयाबीन से बना इनएक्सपेंसिव और रिमार्केबल हाई प्रोटीन वाला फूड है। ये बीज से बना व्हाइट लिक्विड होता है और मार्केट में सोया मिल्क की डिमांड काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और इसकी डिमांड को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बिजनेस सिर्फ ग्रो करेगा। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं और अगर आप इस बिजनेस को 500 लीटर पर आवर वाली कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको लगभग 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रहे कि एरिया आपके प्रोजेक्ट साइज पर भी डिपेंड करता है। इसी के साथ आपको 10 से 12 मैन पावर के साथ 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की भी रिक्वायरमेंट होगी। रही बात इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 21 से 26 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसमें 7 से 13 लाख सेमी ऑटोमेटिक मशीन की कॉस्ट शामिल है। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप सीधा एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।